तो राहुल गांधी बार बार जिस संविधान की दुहाई देते हैं, क्या वो मात्र एक छलावा है, धोखा है या सियासी ड्रामेबाजी है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आज बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने आज संविधान की मूल भावना को चोट पहुंचाने वाला एक बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। इंडियन स्टेट यानी आपका, हमारा, हम सबका भारत, हम भारत के लोग जो मिलकर भारत बनाते हैं। अब राहुल गांधी उसी भारत से लड़ने की बात कर रहे हैं। लोग आज पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस से लड़ें, खूब लड़ें, उन्हें किसने रोका है? लेकिन हमारे भारत ने उनका क्या बिगाड़ा है? वो हमारे भारत से लड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या हार की हताशा ने राहुल गांधी को इतना कुंठित कर दिया है कि अब वो पूरे इंडियन स्टेट से लड़ना चाहते हैं? लोग बोल रहे हैं कि ऐसी भाषा तो अब तक सिर्फ नक्सलियों और आतंकियों के मुंह से सुनी जाती थी, लेकिन अब राहुल गांधी भी ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं? आज पूरा सच में हम राहुल गांधी के विवादित बयान की पड़ताल करेंगे। राहुल गांधी बार बार ऐसे गैर जिम्मेदार बयान क्यों देते हैं, इसका डीएनए तलाशेंगे और यह भी बताएंगे आपको कि बीजेपी के इस आरोप में कितना है दम कि राहुल विदेशों में बैठे भारत विरोधी तत्वों की भाषा बोलते हैं। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आए दिन अपने बयानों से एक नई आफत खड़ी कर देते हैं। उनके बयान ऐसे होते हैं जो उनकी ही पार्टी पर भारी पड़ जाते हैं। आज भी राहुल गांधी ने एक ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर विपक्ष तो नाराज है ही, आम भारतीय भी इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। वैसे तो राहुल गांधी बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, हाथ में संविधान की लाल किताब लेकर घूमते हैं, लेकिन आए दिन संविधान की बुनियादी उसूलों के खिलाफ ही बयान भी दे देते हैं। आज कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की बात कही है। जी हां, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की बात कही है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है और इसलिए हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि पूरे इंडियन स्टेट से भी है। राहुल गांधी के इस अत्यधिक विवादित बयान पर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया है, लेकिन उसके पहले सुनते हैं राहुल गांधी का पूरा बयान क्या था। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. तो राहुल गांधी के इस बयान से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी राहुल के बयान को लेकर कांग्रेस पर जबरदस्त हमला कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि देश को कमजोर करने वाली ताकतों को बढ़ावा देना कांग्रेस का इतिहास रहा है और राहुल गांधी ने खुद कांग्रेस के घिनौने सच का पर्दाफाश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूछा है कि संविधान की शपथ लेने वाले नेता प्रतिपक्ष जब ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर हाथ में संविधान की कॉपी लेकर लहराने का क्या मतलब रह जाता है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी के विवादित बयान पर बीजेपी और एनडीए के नेताओं का क्या कहना है। फाइटिंग द स्टेट तो सिर्फ ये नक्सलाइट्स करते हैं, वो जो मतलब आर्म्ड इंसरेक्शन, क्या उसका वो इरादा है? जो उन्होंने कहा, इट नीड्स टू बी सिवियरली कंडेम्ड। इफ एनी पॉलिटिकल लीडर, एंड दैट टू कमिंग टू फ्रॉम अ पार्टी which has produced so many prime ministers, पंडित जी से लेके इंदिरा जी, उसके बाद राजीव जी, और आप बनना चाह रहे हो और आपकी तो अगली पीढ़ी जो है तैयार हो रही है आपकी, तो यू डोंट हैव अ नेक्स्ट जनरेशन बट प्रियंका जी हैज, प्रियंका जी भी पॉलिटिक्स में है, उनका बेटा भी तैयार हो रहा है। तो एक तरफ तो यू वांट टू ले
claim to the highest office, highest elected office in the country, in the democratic system, और साथ में आप इंडियन स्टेट के साथ खिलाफ लड़ रहे हो। ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। कांग्रेस जो भी आरोप लगा रही हो, उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए कि जनता जमीन पर संवैधानिक संस्थाओं का बढ़ता हुआ सम्मान देख रही है। इसके आरोपों की जो धार है वो कुंद हो रही है बार बार। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने सरेआम ऐलान कर दिया है कि बीजेपी मोदी से लड़ते लड़ते, बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते वो देश विरोध में उतर आए हैं, वो देश से लड़ रहे हैं, वो भारत और भारत के राज्य से ही लड़ रहे हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग और सोरोस द्वारा स्पॉन्सर्ड उद्योग बन चुका है। तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे इंडियन स्टेट से लड़ने की बात की है। आखिर ये इंडियन स्टेट होता क्या है? संविधान में इंडियन स्टेट किसे कहा जाता है? संविधान में इंडियन स्टेट की परिभाषा क्या है? आइए इंडियन स्टेट का संविधान की दृष्टि से पूरा सच जानते हैं। देखिए, अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि स्टेट में भारत की सरकार और संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत की सरकार के नियंत्रण के तहत सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण इसमें शामिल होते हैं। स्टेट में इन्हें शामिल माना जाता है। स्टेट में किन किन को शामिल माना जाता है कि भारत की सरकार और संसद अथवा संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल अर्थात भारत के विभिन्न राज्यों की कार्यपालिका और विधानमंडल, भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के तहत सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकरण। यानी स्टेट का मतलब होता है पूरी सरकार, संसद, कार्यपालिका, विधानसभाएं और सरकारी नियंत्रण वाली संस्था। तो क्या राहुल गांधी इन सबसे लड़ना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आइए सुनते हैं संविधान विशेषज्ञ डी.के. दुबे ने राहुल गांधी के इंडियन स्टेट वाले बयान पर क्या कहा। राहुल गांधी ने जो इंडियन स्टेट की बात कही है कि वो इंडियन स्टेट से फाइट कर रहे हैं, बीजेपी आरएसएस से नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भारत के राजतंत्र से, भारत की व्यवस्था से, भारत के इंस्टीट्यूशन से, यानी कि राहुल गांधी के दिमाग में 100% ये बात आ चुकी है कि भारत को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, भारत के इंस्टीट्यूशंस को जब तक बर्बाद नहीं किया जाएगा, तब तक उनका काम नहीं चल सकता। स्टेट इंटरनेशनल भाषा में कंट्री को कहते हैं। वो कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी से मेरी लड़ाई नहीं है, उनके अलावा राज्य से मेरी लड़ाई है, देश से उनकी लड़ाई है। आप सोच लीजिए कि इनके कितने खतरनाक मंसूबे हैं जो ये कहता हो कि राज्यों का समूह है भारत, भारत एक यूनिट जीता जागता राष्ट्र पुरुष नहीं है। उनकी नजर में भारत राज्यों का समूह है और अब वो राज्यों को तोड़ने की प्रक्रिया में ये भाषण कर रहे थे। तो राहुल गांधी के जिस बयान की तरफ संविधान विशेषज्ञ डी.के. दुबे इशारा कर रहे हैं, वो बयान राहुल गांधी ने फरवरी 2022 में संसद में धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान दिया था। तब भी वो मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे, लेकिन साथ ही वो ये भी बोल गए कि भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि राज्यों का संघ है। वहीं पिछले साल सितंबर में अमेरिकी यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने भारत को राज्यों का संघ बताते हुए इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ की थी। आप भी सुनिए राहुल गांधी के ये दोनों बयान। We started here with the Indian national anthem. The song basically describes India as a union of states. Very much like the United States.
So often people say, oh, we share the fact that we are the two biggest democracies. But we share another very important fact, that we are both union of states. If you read the Constitution of India, you will find, and many of my colleagues who have not read it should look at it, you will find that India is described as a union of states. India is not described as a nation, it is described as a union of states. तो हालांकि राहुल गांधी ने जब एक राष्ट्र के तौर पर भारत के विचार पर सवाल उठाए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका करारा जवाब दिया था। 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से बताया था कि राष्ट्र कोई सत्ता या सरकार की व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक जीवित आत्मा है। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने राहुल को समझाइश देते हुए क्या कहा था। हमारी राष्ट्रीय विरासत एक है, हमारे नैतिक और मानसिक विशेषताएं एक हैं। क्या बिना राष्ट्र के ये संभव है? इस सदन का ये कहकर भी अपमान किया गया कि हमारे संविधान में राष्ट्र शब्द नहीं आता। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र कोई सत्ता या सरकार की व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए राष्ट्र एक जीवित आत्मा है। और इससे हजारों साल से देशवासी जुड़े हुए हैं और जूझते रहे हैं। तो राहुल गांधी पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो विदेश जाकर भारत विरोधी बयान देते हैं। कई बार तो वो विदेशी धरती पर चीन की तारीफ करते हैं। दुश्मन राष्ट्र है चीन हमारा। पिछले साल सितंबर में अमेरिका की यात्रा के दौरान राहुल ने टेक्सास में कहा था कि भारत और अमेरिका में बेरोजगारी है, लेकिन चीन में निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या नहीं है। वहीं सितंबर 2023 में बेल्जियम यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चीन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की तारीफ की और कहा था कि भारत सरकार के पास इस दिशा में कोई वैकल्पिक विजन नहीं है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी के हैरत अंगेज बयान जो उन्होंने अलग अलग मौकों पर चीन के समर्थन में दिए। Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. It is pretty clear that China is proposing a particular view, a particular vision of the planet. And one of the reasons they are able to do that is because they have become a center of global production. तो राहुल का चीनी कनेक्शन सिर्फ बयानों में ही नहीं बल्कि मेल मुलाकातों के जरिए भी सामने नजर आता रहता है। आपको याद होगा जून 2017 को डोकलाम में आगे बढ़ रही चीनी सेना थी उसे भारतीय सैनिकों ने रोक दिया था। भारतीय सेना की इस जाबाजी पर हर भारतीय गर्व की अनुभूति कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ 8 जुलाई 2017 को राहुल गांधी दिल्ली में चीनी राजदूत से गुपचुप मिल रहे थे। बीजेपी जब इस मामले पर हमलावर हुई और राहुल गांधी पर पार्टी ने आरोप लगाए तो पहले तो कांग्रेस ने इन दावों को झूठा बताया, लेकिन बाद में जब 10 जुलाई को चीनी दूतावास की वेबसाइट पर राहुल गांधी की वो तस्वीर छप गई मुलाकात वाली जिसमें वो चीनी राजदूत से मिलते हुए नजर आ रहे थे, इसके बाद आखिरकार कांग्रेस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ये राजनीतिज्ञों के बीच होने वाली सामान्य मुलाकात का हिस्सा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ये मुलाकात इतनी ही सामान्य थी तो कांग्रेस ने इसे छुपाया क्यों? सवाल इस मुलाकात की टाइमिंग पर भी उठे हैं, क्योंकि जब डोकलाम में
भारत चीन की सेना आमने सामने थी, तब इस मुलाकात की जरूरत क्यों पड़ गई? तो राहुल गांधी और कांग्रेस के चीनी कनेक्शन पर और भी कई विवाद होते रहे। आपको याद होगा, चाहे वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन की है उसके बीच भी एक MOU था, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई। और गांधी परिवार के राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से चंदा मिलने पर भी विवाद हो चुका है। इसके अलावा विवाद तब भी हुआ था जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर उन्हें सीधे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बधाई दे दी थी। आइए सिलसिलेवार तरीके से इन सारे विवादों पर एक नजर डालते हैं। कांग्रेस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 7 अगस्त 2008 में एक समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि दोनों पार्टी यानी कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी MOU के तहत क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मसले पर एक दूसरे से बात करेंगे। इस MOU पर राहुल गांधी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री वांग जियारुई ने हस्ताक्षर किए थे। इस मौके पर सोनिया गांधी और चीन के तत्कालीन उपराष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उपस्थित थे, जो वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति हैं। इस समझौते में दोनों पार्टियों के बीच विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने की बात की गई। ना जाने कौन से विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। इस समझौते पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की थी। वहीं आरोप है कि गांधी परिवार से जुड़े राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से चंदा भी मिला था। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया था कि 2005 से लेकर 2007 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का चंदा मिला था और यह नियमों का उल्लंघन था। इसी कारण FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया फाउंडेशन का। और राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि यह कोई रहस्य नहीं है कि राहुल गांधी और उनके तंत्र के शहरी नक्सलियों और डीप स्टेट के साथ गहरे संबंध हैं, जो भारत को बदनाम और अपमानित और खारिज करना चाहते हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी अध्यक्ष का इशारा जो है वो अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस की तरफ भी है। बीजेपी पहले भी कई बार कांग्रेस और सोरोस के रिश्तों पर सवाल उठाती रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस और सोरोस के गठजोड़ का पूरा सच आखिर है क्या। देखिए, बीजेपी के आरोपों के मुताबिक जॉर्ज सोरोस के जो करीबी सहयोगी हैं सलील शेट्टी, वो फरवरी 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाकर चल रहे थे। सलील शेट्टी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के उपाध्यक्ष रहे। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के संस्थापक जॉर्ज सोरोस ही हैं, जो भारत विरोधी एजेंडा को लेकर पूरी दुनिया में विख्यात है। इसके अलावा बीजेपी का दावा है कि सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक की जो संस्था है, इस नाम से उसकी सह अध्यक्ष हैं, जो भारत विरोधी बातें करती है और पाकिस्तान की प्रशंसा करती है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि इस संस्था को जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से आर्थिक सहयोग मिलता है। इसके अलावा राहुल गांधी पर अमेरिकी यात्रा के दौरान जॉर्ज सोरोस से करीबी संबंध रखने वाले लोगों से मेलजोल के आरोप भी लगे हैं उन पर। और बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी सोरोस की करीबी सुनीता विश्वनाथन और जमायत इस्लामी से जुड़े तंजीम अंसारी के साथ बैठक भी कर चुके हैं। बीजेपी बार बार कहती है कि जॉर्ज सोरोस जो बयान देते हैं, ठीक वैसे ही बयान राहुल गांधी भी देते हैं। मिसाल के तौर पर सोरोस भारत सरकार को अलोकतांत्रिक करार देते हैं। यही बात सोरोस की जो भाषा है वो राहुल गांधी भी कहते हैं और भारत सरकार को वो भी अलोकतांत्रिक बोलते हैं। और पिछले दिनों बीजेपी ने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे तीखा अटैक करते हुए उन्हें देशद्रोही और उच्च दर्जे का गद्दार कहा था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी और कांग्रेस अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और इस षड्यंत्र में एक विदेशी न्यूज पोर्टल OCCRP भी शामिल है, जिसे विवादित उद्योगपति जॉर्ज सोरोस फंड करते हैं। बीजेपी ने तभी आरोप लगाया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज मीडिया पोर्टल OCCRP एक खास मकसद से जानबूझकर भारत विरोधी खबरें प्रकाशित करता है और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का OCCRP एक बहुत बड़ा फंडर है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस की संस्था है, जैसा हमने आपको बताया, यानी सीधे सीधे जॉर्ज सोरोस का जो पैसा है वो OCCRP में लगा हुआ है। और बीजेपी के मुताबिक OCCRP वास्तव में अमेरिका में जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट के हितों के साथ जुड़ा हुआ है। और बीजेपी का आरोप है कि OCCRP आदेश देता है और राहुल गांधी उसका पालन करते हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया था कि भारत विरोधी भावना रखने वाले लोग राहुल गांधी से प्यार करते हैं।
बीजेपी का आरोप था कि कांग्रेस और राहुल गांधी OCCRP द्वारा उठाए गए मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर 1 जुलाई 2021 को OCCRP ने एक खबर प्रकाशित की थी कि ब्राजील ने भारत की जो कोवैक्सीन है उसके लिए $324 मिलियन के सौदा जो हुआ था, डील हुई थी, उससे हाथ खींच लिया है। 2 जुलाई को, इसका अगले दिन, कांग्रेस ने तुरंत इस लेख को मुद्दा बना लिया और सवाल उठाने शुरू कर दिए। खास बात है कि यह खबर जून में ही रिपोर्ट की जा चुकी थी, लेकिन कांग्रेस ने OCCRP के लेख के बाद ही प्रतिक्रिया दी। अब बीजेपी ने उस वक्त पूछा था कि OCCRP और कांग्रेस के बीच कनेक्शन क्या है। बीजेपी ने अडानी मामले का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर कई आरोप लगाए थे। बीजेपी का आरोप था कि अडानी के मामले में भी OCCRP और कांग्रेस ने मिलकर साजिश रची। OCCRP ने अपनी खबरों के माध्यम से अडानी समूह के खिलाफ हमले किए और कांग्रेस के साथ राहुल गांधी ने भी इसी मुद्दे को उठाया और सवाल करने लगे कांग्रेस के लोग। यानी OCCRP ने एक एजेंडा तय किया और राहुल गांधी ने उसका पालन किया। बीजेपी का आरोप था कि पेगासस मामले में भी ऐसा ही हुआ था। 18 जुलाई 2021 को OCCRP ने पेगासस विवाद की शुरुआत की। 19 जुलाई से कांग्रेस ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी मशीनरी लगा दी। 26 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इन दावों को झूठा करार देते हुए कहा कि पेगासस के पास कोई सबूत नहीं है। तो ये कनेक्शन बार बार सामने आता है और बीजेपी इसी को लेकर आरोप लगाती है। पूरा सच में। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे चुनावी पारदर्शिता को लेकर राहुल गांधी के सवाल और उमर अब्दुल्ला के जवाब। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो, पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर UPI पिन डाला, उधर पैसा, पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र और हरियाणा समेत हालिया विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि देश की चुनावी प्रणाली में गंभीर समस्या है, जबकि बीते दिनों जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की तारीफ कर चुके हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और दोनों इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। आप भी सुनिए राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। I put a challenge clearly in front of the Election Commission. And I said clearly to the Election Commission through that meeting that it is your duty to make the voter list transparent to the opposition. Why will it damage the Election Commission to give us this list? And why are they not giving us this list? It is the duty of the Election Commission to provide transparency in elections. आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द
इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए, जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।